सारा मिक्स रहता है एक ही बुक में। पर्यावरण टाइप बुक आएगा जिसमें सारा फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी है थोड़ा थोड़ा सब मिक्स रहता है। सर 9th क्लास में बायो का बुक अलग है ना, हाँ और केमिस्ट्री का अलग है, तो उस दिन है नहीं, सारा मिक्स रहता है। जैसे आपके बोर्ड में उसका सेपरेट बुक भी आता है, सिर्फ अलग अलग बुक भी आता है, मार्केट में अलग से मिलेगा वो, लेकिन आपके स्कूल में सब मिक्स एक ही बुक में रहता है 10th क्लास तक। 10th में भी उसको बस अलग अलग सर पढ़ाते हैं। नहीं, बायो को एक ही बुक में सारा कंबाइंड रहता है, नहीं समझे, सारा चैप्टर आपका मिक्स्ड रहेगा। जैसे यही कैसे है, क्या लगता है आपको, इसमें सब सेपरेटेड नहीं है सारा। केमिस्ट्री है, बायो हाँ बायोलॉजी सब फिजिक्स सब सेपरेटेड है ना। पादपों में पोषण हो गया, प्राणियों में पोषण, ये सब बायोलॉजी का पार्ट है, उसमें फिजिक्स का पार्ट है। अम्ल क्षारक और लवण केमिस्ट्री का पार्ट है ना। भौतिक रासायनिक परिवर्तन ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है। जीवों में श्वसन बायोलॉजी है, जंतुओं में पादप में परिवहन बायोलॉजी है, पादप में जनन भी बायोलॉजी, गति समय फिजिक्स है, विद्युत धारा वाला प्रभाव फिजिक्स वाला है। केमिस्ट्री में भी पढ़ता है, पढ़ना इलेक्ट्रिक, बट ये फिजिक्स में आ जाएगा, लाइट फिजिक्स में है। हमारी जीवन रेखा ये नॉर्मल सा हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा जो लिखा रहता है, इसको आप किसी में डाल नहीं सकते हैं। ऐसे डालिएगा तो साइंस में कहीं भी डाल सकते हैं, शायद 6 में ही होगा, सुना दे दो नंबर कलर ला कर दे दूंगा। या तो 8 में भी हो सकता है। 8 में हो सकता है। 8 में देखिए एक बार, देखिए 8 में नहीं है हमारे पास, उठा के पटक देंगे हमारे 10 मिनट, हमको नहीं देखे हैं। ठीक है, लिखना बंद कर दीजिए आप कुछ समय के लिए, ठीक है। बाकी रहेगा तो लेके चलिएगा, आराम से लिख के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। करिए जल्दी से, चलिए आराम से 10 मिनट के लिए फोकस के साथ पूरा का पूरा समझिए सारा चैप्टर को। अभी के अभी कंक्लूड करेंगे। कोई कोई अगर राइटिंग देखे वहां से भी आता है, हंसी भी आता है। पहले सोचती हूँ क्या लिखा, फिर समझ में आ जाता है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या दिखा? सब कागज लिखे है ना, कागज क्या लिखे है, फिर समझ में आ गया कागज है। कागड़ा लग रहा है, कागड़ा। वही तो मेरे को समझ में आ गया। एक बार देखेंगे हंस लेके ना, उसके बाद पता नहीं चलता है। अच्छा कॉपी में वैसे राइटिंग है। हाँ ऐसे ही लिखते हैं। तो सब 10th 12th का, अब 10th और 12th का एग्जाम दिए तो आपका राइटिंग में भी नंबर कट गया होगा। पता नहीं, देखिए मेरे साथ मसाला क्या रखा हुआ है ना, देखिए हम 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़े थे, ठीक है, हिंदी मीडियम पढ़े थे, तो राइटिंग 10th क्लास तक मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था। तो उसके बाद हम सुधारने का कोशिश कर रहे थे, फिर हम यहाँ पढ़ने आ गए इस कोचिंग में। अब इस कोचिंग पढ़ने आए तो यहाँ बिहार बोर्ड चाहे इंग्लिश कुछ हो, कोई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होता है, तो हमको शिफ्ट होना पड़ा इंग्लिश मीडियम में। हम उस चीज़ को सीखे, फिर लिखने का प्रैक्टिस किए, और इंग्लिश हमको बचपन से नहीं पसंद था, मैं भी नहीं करता था। 10th क्लास तक हम पढ़े ही नहीं इंग्लिश में ना, हम राइटिंग तक नहीं लिखते थे इंग्लिश में, इंग्लिश का। अब इंग्लिश में एग्जाम देना है तो समझिए कि मेरा फोकस शिफ्ट हो गया अब इंग्लिश का राइटिंग ठीक करने पे। तब इंग्लिश पे ठीक करने लग गए, उस पर लिखने का स्टार्ट किए। फिर उसके बाद से तब से लेके कुछ दिन पहले लगभग 2 साल तक हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। फिर जब यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किए, फिर यहाँ हिंदी में पढ़ाना है, तो फिर अब हिंदी वापस से शिफ्ट हुए। तो उलट पुलट के चक्कर में ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं हो पाए। इस चक्कर में राइटिंग थोड़ा सा बर्बाद हो गया। नहीं तो थोड़ा, अब हालांकि हम मोती जैसा सुंदर तो नहीं बना पाते, बट इतना जरूर बनाते कि थोड़ा देखने में अच्छा लगता, ठीक ठाक लगता। लेकिन क्योंकि शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी हम आप लोग को पढ़ाते हैं हिंदी में, खुदे पढ़ते हैं इंग्लिश में, खुद का नोट्स मेरा इंग्लिश में रहता है, यहाँ का हिंदी में रहता है, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा इधर उधर बात हो गया है, घूम घाम गया मेरे साथ, तो थोड़ा सा इसलिए ऐसा हो गया है। और दूसरा बात है ना कि अब हम सजाते नहीं हैं, फास्ट लिखने का करते हैं, क्योंकि इतना ना है ना, कौन बैठ के नौटंकी करते रहेगा। अब एक लाइन को हम सजा सजा के लिखेंगे, क्या करना है सजा सजा के, कॉपी सजा के बनाइएगा ना, उसको फेंकने में फालतू में ममता लगता है ना। और काम होने के बाद फिर उसको फेंकना ही है, सारा मेहनत कौन बर्बाद करेगा। आदमी हमको कहेगा नोट्स बनाओ बढ़िया कॉपी में, हम ना नोट्स बनाते बढ़िया कॉपी, हम रद्दी कॉपी लेके आते हैं, वो काला वाला अपने रंग वाला कॉपी लेके आते हैं और वही में लिखते हैं और उसी में लेके काम खत्म करते हैं। अरे भाई कम से कम 2 साल बस चलाना है, करना भी वही चाहिए यार, बस 4-5 साल, जैसे आप लोग के हिसाब से 5-6 साल चल जाए, बस काम हो गया। कौन सा हमारे जीवन भर चलाना है उसको, का वही सांस है आज के टाइम पे। अब तो नोट्स बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, सही बताया जाए तो नोट्स बनाने का ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल है। आज ऐसा क्या है जो आपका मोबाइल नहीं बता सकता है कोई ज़रूरत, कोई चीज़ है? कुछ नहीं, सारा मोबाइल आपका बता सकता है। फिर आपको बनाना क्या चाहिए, आपको शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट, एक माइंड मैप तैयार करना चाहिए कि जैसे अब मान लीजिए मोबाइल में तो सब है, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप उस शॉर्ट नोट में आप अपने पेज में बनाइए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको शॉर्टकट में लिखिए। डिटेल में नहीं समझ में आ रहा, डिटेलिंग क्या करिए, मोबाइल में कर लीजिए। जैसे हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम का लंबा लिफाफा इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं, नहीं, शॉर्टकट है। मतलब हम एक पेज में सप्रेस करते हैं, 4-5 पेज को एक पेज में फिट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है भाई अगर मान लीजिए कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो उस चीज़ को हम सर्च करके वापस जान लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। फ़ोन है ही हमारे पास, कौन सा ऐसा है कि भाई ग्रंथ हम लिख दें बैठ के। लेकिन बकलोल जैसे आदमी कुछ क्या करेगा, तो लिख ले चलेगा, एकदम छाप देगा एकदम। हम आपको देख रहे थे, मैं समझिए कि हम आपका बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए रहने दें। चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बैठ जाइए, वैसे बैठिएगा मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है जी?
पौधों एवं जंतुओं में संरक्षण संरक्षण, उन्हें संरक्षण करना है। ठीक है, संरक्षण मतलब क्या, उसका बचाना है उसको, वो विलुप्त हो रहा है या जा रहा है, खत्म हो रहा है, वो बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आप जब पढ़ रहे होंगे तो नोट्स बनाने में आप सबसे पहला बात पढ़े जिसका नाम था क्या, वन्योन्मूलन। वनोन्मूलन। कैसे लिखा था जी वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। क्या पढ़े थे जी, डिफॉरेस्टेशन, स्टेशन कोई डबल एफ नहीं, एक ही है, एक ही है। है ना, डिफॉरेस्टेशन पढ़े थे, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। इसमें क्या बोला गया था कि अस्थायी रूप से, है ना, पौधों की या वनों की कटाई, है ना, अस्थायी रूप से पौधों या वनों की कटाई क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अस्थायी रूप से कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप उसको एक बार काट दिए, अब दोबारा वहाँ पे पौधा नहीं उगेगा। अगर कोई क्षेत्र है, यहाँ पे है और ये वन है, इसमें अगर आप इतना में डिफॉरेस्टेशन कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के सारे पेड़ों को काट दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, जो बनाए। आज के समय में लोग कई तरह की चीज़ बनाते हैं, है ना, होटल बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, पार्क बनाएगा, हालांकि पार्क इसी का पार्ट होता है बट थोड़ा अच्छे से बनाएगा, जो भी है, जू बनाते, कुछ भी बनाए, मतलब ऐसी चीज़ें बनाए, ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे चीज़ बनाए जिससे हमारे पौधों को काटना पड़े, ऐसा चीज़ बना देता है। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, ये सब डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब इस डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से कई सारे नुकसान है ना, इस वनोन्मूलन होने की वजह से कई नुकसान है कि नहीं है। नुकसान में क्या क्या बताया गया जी, डिफॉरेस्टेशन के नुकसान जरा आप लोग बताइए। तो अगर हम लोग वनों की कटाई करते हैं, वनोन्मूलन करते हैं, तो इस वनोन्मूलन के नुकसान क्या क्या है, क्या बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन, हाँ, जलवायु में परिवर्तन होने लगेगा, CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। पहले हमको बताइए ना, इसके लाभ बताइए, इसके लाभ वनोन्मूलन के लाभ क्या है, क्या बनेगा, कृषि योग्य जमीन अरे ठीक है, ये भी एक लाभ कह सकते हैं कि खेती करने के लायक जमीन बना। ठीक है, अब वो एक उसका नेगेटिव फैक्टर, वो एक अलग बात है, बट ज़मीन तो बनेगा ना, उसमें हम खेती कर सकते हैं, साथ में अपने मन चाहे चीज़ों को बना सकते हैं। अगर किसी को राजमहल तैयार करना है तो उसको मिलेगा। ठीक है, अब कुछ के मन में आ सकता है कि पेड़ काटने का क्या जरूरत, इतना सारा तो खाली ज़मीन है। ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं, तो बात सही है, खाली ज़मीन है, लेकिन पहले नहीं था। ठीक है, और पहले ना होने की थोड़ी अभी भी क्या है ना, ज़मीन तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन लोकेशन आदमी पकड़ता है। कोई अच्छा होटल वोटल बनाएगा तो कोशिश करेगा कि हम वहाँ घर बनाएं, वहाँ पे बनाएं जहाँ पे नेचुरल व्यू बड़ा अच्छा हो, किसी समंदर के किनारे, जैसे जितना भी स्टार लोग हैं सब समंदर के किनारे घर बनाए हुए हैं, तो समंदर के किनारे बनाना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वो तो चलेगा, कोई ऐसा समस्या नहीं। कुछ जंगलों में बनाएगा, ठीक है, तो कुछ कारणों की वजह से ये काम करता है। ठीक है, और उसके साथ वो तो बिल्डिंग तो हो ही गया, साथ में मान लीजिए अगर आपका एक घर शहर है, ये दूसरा शहर है, यहाँ से यहाँ सड़क बनाना है, बीच में जंगल आ गया, तो कार साइड से खिसका के लेके जाएगा, कहेगा इतना पैसा खर्चा करेंगे ना, सीधे बीच से काटेगा। अभी जितना दूर है उस सबका पेड़ काट देगा। ठीक है, अब बीच में पेड़ कटेगा तो समझिए कि धीरे धीरे क्या होगा यहाँ, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ मान लीजिए कि सड़क बना दिया तो पहले वो पान की दुकान खोलेगा, खैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट खोलेगा और चाय नाश्ता का दुकान खोलेगा, एगो के देखा देखिए एगो और खोलेगा। ठीक है, अब खोलेगा, फिर इतना पेड़ काट दिया, इतना में खोलेगा, ये पेड़ काट दिया, ऐसे करते करते फिर एक और खोल देगा, एक और खोल देगा, ऐसे करके खोलते 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 धीरे धीरे बसते छितराइल जाएगा, ऐसे करते 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 एक समय आएगा, हाँ, फिर यूँ एगो बस्ती बसा देगा, क्योंकि जनसंख्या ऐसी बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से होता है कि हमें पता नहीं चलता है, बट समय के साथ डिफॉरेस्टेशन की वजह से लोगों का जो है क्या करते हैं, बड़े क्षेत्र में अपना बस्ती बसा लेता है। ठीक है, तो एक ये बात हो गया। इसके साथ में पौधों से बहुत सारे उत्पाद हमारे पास बनाए जाते हैं। हमारे फर्नीचर का बहुत सारा सामान पौधों से बनता है। ठीक है, आप जो लिख रहे हैं जो कागज़, वही पौधों से बनता है। ठीक है ना, और पेपर का बना हुआ कितना सारा आइटम है, आपका जो कार्टन हो गया कितना सारा, आज आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगवाइएगा वो किसी न किसी डब्बे में पैक होके आएगा। वो डब्बा का किस चीज़ का बना हुआ है, पौधों का बना हुआ है ना। आपका जो शादी का कार्ड हो गया, कुछ कार्ड हो गया, ऐसी फालतू का लोग आजकल पेपर बिछा के तो खनमो खाता है, नहीं जाता है, पार्टी वार्टी में जाइएगा तो पेपर बढ़कर रोल किया हुआ रहता है और उसको बिछाएगा, उसको खा के फेंक देगा। कितना मतलब समझिए बर्बादी है चीज़ पौधों का, ये सब बर्बादी है ना भाई। थोड़ा सा क्या करेगा, पोछा लगा दे, क्या दिक्कत है, वो आदमी व्यवस्था कर देगा, पौधा पोछा लगा देगा, पैसा ही ना खर्चा होगा, लेकिन संसाधन तो बचेगा हमारा। लेकिन लोग है क्या कर सकते हैं किसी को, ठीक है नहीं, हाँ जो भी हो सब जगह करते रहता है लोग। ठीक है, लोग करता है, थोड़े क्या ही करें, कोई मना थोड़ी कर सकते हैं, बट हाँ आप लोग सब पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि आप समझदारी से काम करें। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, इंसान करना नहीं चाहता है। ठीक है, दिखावा के चक्कर में कुछ कर लेगा। ठीक है, तो सब नहीं करना चाहिए। खैर जो भी हो, तो समझ गए ना। तो वनोन्मूलन के नुकसान तो खैर बहुत ज़्यादा है। वनोन्मूलन जब होता है तो होने से कई प्रकार के, इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से अंधाधुंध पेड़ों को काटता जा रहा है, लगातार पेड़ की कटाई लगातार होता जा रहा है। और जब पेड़ों की कटाई लगातार होगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा। गर्मी कैसे बढ़ेगा, गर्मी जब धरती पे पड़ेगा, जब पौधा होता है तो पौधा क्या करेगा, उस गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है
जैसे पढ़े होंगे, जब जैसे देखिएगा गर्मी का दिन रहेगा ना तो दोपहर के बाद शाम में पत्ता मुरझा जाता है। क्या हुआ उसका सारा का सारा पानी निकल गया, वो अपने आप में पानी को सोख दिया। पेड़ जो होता है वो अपने आसपास के गर्मी को अपने अंदर से एब्जॉर्ब करके वातावरण को ठंडा कर देता है। अब पेड़ बहुत सारा होगा तो तापमान को नियंत्रित कर देगा, कम कर देगा। अब पेड़ है नहीं तो पहली बात तो अब पेड़ है नहीं तो वो ठंडा कर सकता नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे आप टाइल्स मार्बल या पक्का वक्का कर दें, जैसे यही पक्का हो गया, जितना मिट्टी धीपेगा उससे ज़्यादा ही गर्म होगा। मिट्टी के कंपेरिजन में ये गर्म ज़्यादा होगा, है कि नहीं। लोग पक्के मकान बहुत ज़्यादा बनाते जा रहे हैं, तो ये सभी पर जब सन का लाइट पड़ेगा तो उसमें गर्मी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इन चीज़ों की वजह से गर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल पौधों के काटने की वजह से इतना सारा समस्या है, गर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और लोग इसको मान रहा नहीं है, लोग अपने हिसाब से सब चलता ही चला जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब जब पौधा नष्ट हो रहा है, जंगल नष्ट हो रहा है, तो जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों को संतुलित करते हैं, है ना। वन्य प्राणियों को भी समस्या हो रहा है। अब जब वन्य प्राणी को भी समस्या, यानी पौधे भी असुरक्षित हैं और वन्य जीव भी असुरक्षित है। सुरक्षित कौन बच रहा है? मानव, खाली हीरो बन रहा है। तो ठीक है ना। तो इसके वजह से जो है ना मानवों को हालांकि दिक्कत है। देखिए कोरोना वायरस आया था, तो हालांकि कोरोना वायरस तो सोचा समझा साजिश था लोगों की जनसंख्या को कम करने के लिए। जो बड़े स्तर के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ रहा है तो भाई दिक्कत तो होना ही होना है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कम करने के लिए किसी को मारना ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को या जो भी है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि अब जो आ गया है इसी को नियंत्रित करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इतना है, इसी को बैलेंस करना चाहिए, इससे आगे ना बढ़ाया जाए। किसी को मारना अच्छी चीज़ थोड़ी है, ज़बरदस्ती किसी को कुछ खिला पिला के मार देना। कोई भी इंसान जब पैदा लेता है तो एक बच्चे को पालने में उसके माता पिता बहुत एफर्ट लगाते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आपके माता पिता जब बड़ा होते हैं तो एक माता पिता अपने रातों का नींद हराम कर करके समझिए कि आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, आप पे पैसे खर्च करते हैं। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, अपने पूरे समय का 10 साल 15 साल जब भी पढ़ाई कीजिएगा उसके पैसे को कैलकुलेट कीजिएगा तो 20-25 लाख रुपये से ऊपर जाता है। बड़ा पढ़ाई कीजिएगा और अच्छा खासा करोड़ों में खर्च जाता है। तो एक बच्चे को समझदार अच्छा बनाने में इंसान उतना पैसा खर्चा करता है। उसके माता पिता मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उतना पैसा उस पर खर्च करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि इसको समय दे, टाइम दे, इसको संस्कारी बनाए। बहुत मेहनत से एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया जाता है। और वो बच्चे को किस तरीके से मान लीजिए नष्ट हो जाए। जैसे कुछ लड़कन तो अपने बर्बाद हो जाता है, नशा के चक्कर में पड़ जाएगा, फालतूपंती में बाइक चलाएगा, एक्सीडेंट होकर मर जाएगा। तो सोचिए उस माता पिता पे क्या बीतेगा, किस तरीके से एक इमोशनली कनेक्टेड है कि वो मेरा बेटा है, ऊपर से उतना खर्च करके उसको बड़ा किए और ऊपर से वो अपना नालायकगिरी की वजह से काम खराब कर दिया। तो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। अब ये तो खैर अलग बात है, लेकिन सरकार के थ्रू कुछ ऐसे वायरस भेज दिया जाता है ना। सहमति सरकार तो नहीं भेजता, बट उसकी सहमति तो थी ना, जो भी रिसर्च निकल करके आया है ना, तो उस हिसाब से तो था ही। तो ये मारना सही चीज़ नहीं है, उसकी वजह से समझिए माता पिता को भी दुख होगा या जो भी है, लेकिन कर क्या सकता है। तो है ना, तो जनसंख्या जो बढ़ गया इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हमारे पास आ रहा है। तो इसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब हो जाए तो अच्छी है, नहीं तो फिर जो भी है देखते हैं क्या होता है। तो उसको संरक्षण करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई। तो संरक्षण करने के लिए 2 तरह का बात बताया गया। क्या? एक हम लोग खुद कर सकते हैं, तो खुद इंसान जनरली नहीं करने को सोचता है। खुद कर सकता है अगर वो समझदारी से काम करे तो। खुद करने में क्या है भाई, प्राकृतिक संसाधन को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, बढ़िया से यूटिलाइज़ कीजिए, बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट है, छात्र है, कुछ लोग जैसे आप लोग देखते हैं पेजवा फाड़ के फेंक देते हैं, हल्का सा फाड़ के फेंक दिए, सही चीज़ नहीं है, समझदारी का लक्षण नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझदार स्टूडेंट आपको नालायक समझेगा, आपको बेवकूफ़ समझेगा। आप ही की क्लास का जो समझदार होगा वो आपको सही नहीं समझेगा, ठीक है। कुछ CBSE बोर्ड में या जो भी अच्छे क्वालिटी का जो बोर्ड होता है जहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहाँ का जो भी आप ही के क्लास में जो समझदार है वो आपको पसंद नहीं करेगा, आपको इस हरकत पे आपको गुस्सा आएगा, आप बात करिएगा, आपसे बुरे तरीके से बात करेगा। वो घमंडी नहीं है, वो आपके लक्षणों को देखा है कि आप अच्छे लड़के नहीं हैं। क्योंकि इंसान होता है ऐसा, उससे आपसे बात नहीं करना चाहेगा, बोलिएगा तो खिसिया के भगा देगा, कुछ भी कर देगा, इग्नोर कर देगा। वो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो घमंडी है या फिर वो उसका लक्षण खराब है, वो अपने आप में एटीट्यूड में रहता नहीं, वो आपके लक्षणों को देखा होगा। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको अपने स्तर पे जो आप काम कर सकते हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स आ रहे हैं उसका स्मार्टली यूटिलाइज़ करेंगे, ये हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। पौधों को लगाना हो, जहाँ लगे पौधों को लगाइए, बाद में टूट जाए फूट जाए वो अलग मैटर है, बट हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घरों के पास कुछ पौधा है, वो लग रहा है कि ये पौधा यहाँ पे गलत जगह पर लग गया, उसको उठा के आप सही जगह लगा दीजिए, है कि नहीं। आपके घर में मान लीजिए कोई पेड़ लग गया है, पीपल, बबूल, आम, कुछ का लग गया है, अब वो आपको पता है कि भाई इसको काट के फेंकना ही पड़ेगा, फालतू का लगा हुआ, तो आप उसको उठा के जाकर कहीं खाली जगह पे लगा दीजिए, हो जाएगा काम। बस थोड़ा 2-4 दिन देख रेख कर दीजिएगा, वो पौधा एक बार लग गया फिर अपने आप में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं तो करिए, एक पेड़ लगाइएगा ना, और वो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो आपको बड़ा खुशी मिलेगा। कभी ऐसा करके देखिएगा। आप अभी मान लीजिए जो भी एज में है, 14 साल, 15 साल, 12 साल, जो भी हो, 12 साल में आप सोचिए एक पेड़ लगाइएगा, और पेड़ लगाइएगा, उसको सींच करके बड़ा कीजिएगा। आप जब बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाइएगा, तो कहिएगा ये जब हम 12 साल के थे तो ये पेड़ लगाए थे, कितना अच्छा महसूस होगा आपको।
है कि नहीं, कि हम उस एज में थे तो इस पेड़ को लगाए थे, अपना नाती पोता पोती को ले जाके दिखाइएगा कि देखो बेटा बेटी हम लगाए थे बहुत ज़्यादा बोल दिया था, है ना, लेकिन मज़ा तो आएगा ना, बहुत अमेजिंग फीलिंग होगा। अभी उतना सोच नहीं पाइएगा, लेकिन कभी सोचिएगा तो बहुत मस्त लगेगा, ठीक है। कहिएगा कि हम किए हैं, कहा हाँ किए हैं हम, लेकिन उसको पिछला साल पता नहीं सब काट कूट के फेंक दिया, बड़ा अच्छा इतना खासा हो गया था, लेकिन सब उठा कितने साल का सर? क्या चाहिए, हम लगाए थे 16 साल में। अब समझदारी थोड़ा लेट आया था हमको उसमें हम वक्त हम 9th में थे, तो हम लगाए थे, ठीक है। लेकिन अब उसको सब उठा के फेंक दिया। वहाँ पे क्या है ना कि जैसे पहले अभी वहाँ पे कॉलेज बन रहा है, मेरे गांव में कॉलेज बन रहा है, तो उसको सब काट के हटा दिया। हम जब भैंस वैंस चराने जाया करते थे ना, तो वहाँ पे हम लगाए थे और रोज़ पानी डालते थे, कोई बॉटल में पानी लेके जाते थे, और पानी नहीं भी गाँव में मिल जाता है, कोई बड़ा बात है नहीं, पानी उठा के डाल दिया करते। नहीं मिलता था ना, तो तार का पट्टा काटते थे और उसको मेड करके कटोरा टाइप बनाते थे, उसमें पानी लाते थे, उसको डालते थे, बहुत मेहनत से बड़ा किए थे। अब सब उसको हटा दिया है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन अब को कर नहीं सकते, जो भी है बुरा नहीं, गुस्सा आया होगा। हाँ। तो खैर अब जो भी हो क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में है नहीं, अब हम है नहीं, बेचारे को कौन बचाएगा। अब हम रहते भी तो नहीं बचाते, अब कॉलेज बाद थोड़ी पेड़ के चक्कर में कॉलेज थोड़ी नहीं बने दिया जाएगा, बहुत मेहनत से कॉलेज बन रहा है भाई, अच्छा है, उससे तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, वो उसके लिए ज़्यादा, वो पेड़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेड़ गया तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके बदले में मिल बहुत कुछ रहा है, हम अपना पेड़ को त्याग दिए हम अपना दर्द को त्याग दिए, जाओ कोई दिक्कत नहीं, माफ़ किए तुम, ठीक है। तो बात समझ में आ गया ना, तो ये हो गया, हमको उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, और सरकारी स्तर पे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जो क्या करता है, उन चीज़ों को बचाने का प्रयास करता है, ठीक है। अंदर आके बैठिए वहाँ पे, समझे। अब देखिए थोड़ा सा जो है ना, इसको हल्की जल्दी से फटाफट रट लीजिए, बस 5 मिनट होगा, हम 5 मिनट आपको छुट्टी कर देंगे, ठीक है। जो आप लोग को बताया गया, जैसे हम उसमें क्या बोला गया था कि एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब क्या, बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एक तो आप CBSE बोर्ड में, हम पूछ रहे हैं हिंदी, कैसे होगा काम। आरक्षित क्षेत्र जी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं पढ़े, काहे नहीं पढ़े, है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो इसको अभी याद कीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना, जैव मंडल जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। आरक्षित मतलब क्या होता है, रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब जो ये जो क्षेत्र होता है, ये क्या दस एक तरीके से समझिए कि सरकार के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पशु वशु लगे होते हैं, उस क्षेत्र को बाउंड्री कर दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का जो पेड़ पौधों या जानवरों से रिलेटेड एक्टिविटी होता है वो नहीं किया जाएगा। आप इसमें फार्मिंग किसी वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र है। मतलब इसमें रहने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी है, यहाँ तक कि आदिवासी भी, इसको छेड़खानी नहीं करना है, इसको अपने स्तर पे जीने देना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। उसी में से ऐसे जो रिजर्व है, बहुत जो बायोस्फीयर जो रिजर्व्स बनाए गए हैं, उनमें भारत में कुल 16 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। 16 में एक है आपका सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट कहा जाता है भारत का दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो भारत के बिल्कुल बीचों में अवस्थित है। हमारा हृदय भी हमारे पूरे शरीर के बीच में होता है, क्योंकि पूरा बीच में तो नहीं है, लेकिन बीच में ही कहा जाएगा। इसको फिट किया गया। पैरवा को मत देखिए, पैर तेरे को, हमारा मेन बॉडी इतना है, यहाँ से काट भी देंगे तो भी हम लोग मर नहीं जाएंगे, जिंदा रहेंगे। हमारे लिए मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना पार्ट है हमारे शरीर का, यहीं पे हमारा है ना, फेफर जो भी है, किडनी विडनी गुर्दा वर्दा जो भी है, इतना ही दूर में सारा बसा हुआ है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हाथ पैर को काट भी देगा तो इंसान जी सकता है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा बट जी लेगा फिर भी। आई हाथ पैर में है क्या चीज़, इसमें कुछ है थोड़ी, झूठ सिखा लिया है, यही तरह है ठीक है, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। तो वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसका क्षेत्र लगभग 5000 है, 4926 किलोमीटर के रेडियस में वो फैला हुआ है, पूरा का पूरा लगभग 5000 के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला में वो अवस्थित है। पर्वतमाला मतलब पहाड़ियाँ हैं बहुत सारे, वहाँ पे मध्य प्रदेश बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो उसी में एक पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। पर्वतमाला, पर्वतों की श्रेणियों को पर्वतमाला कहते हैं। तो जो सतपुड़ा वाला है ना, उसी पे बसा हुआ है आपका ये पूरा का पूरा कौन सा, सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला पे बसा हुआ है कौन, क्या, पंचमढ़ी गुफा अभयारण्य, ठीक है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी उसको क्यों कहा गया, पंच मतलब 5, मढ़ मतलब, मढ़ी मतलब गुफाओं का, पांडवों का 5 गुफा था, वैसा मान्यता है, उसके बेसिस पे आज उसको वो चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। वो मध्य प्रदेश में कहते हैं। वहाँ पे एक विशाल गिलहरी पाया जाएगा, गिलहरी विशाल एकदम 3 फीट का, इतना बड़ा गिलहरी पाया जाएगा, कुत्ता उत्ता के बराबर के आसपास का, 3 फीट का, हाँ 3 फीट का गिलहरी पाया जाता है, बड़ा विशाल गिलहरी। देखते हैं इतनी को देखना, चूहा जैसा, वो बड़ा रहता है, 3 फीट का, एकदम समझिए कि इतना बड़ा रहेगा, 3 फीट समझ रहे हैं, इतना बड़ा के आसपास विशाल गिलहरी होता है। उसका पूंछ एकदम झाड़ू जैसा रहेगा, उसी को पालने के लिए बोल रहे थे। तो उसको पाल लीजिएगा तो घर में झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, वो बुल के झाड़ू लगा देगा पूरे घर में, ठीक है। वो गिलहरी को उठा के ले आइए, लेकिन लाइएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार आपको पकड़ लेगा। कहाँ लेके जा रहा हो, खाए लगेगी तो कहिएगा ना पाले लेके जा रहा है, तो पाले लेके जा रहा है कि खाए लेके जाए, सब मार हो जाएगा। फिर इनको बुलाइएगा, ये बंदूक लेके आएंगे और वहाँ पे हंसेंगे कस के, हाँ, तो सब इनको देखे लगेगा, फिर भाग जाइएगा साइड से।
ये हंसेंगे कस के ना, तो सब इसको इनको देखेगा, फिर आप साइड से निकल जाइएगा, ठीक है फिर पकड़ा जाएंगे ठीक है जी। तो एक उड़ने वाला गिलहरी था। उड़ने वाला मतलब समझिएगा, ऐसा मत समझिए कि उड़ने वाला उसके पास पंख है, जैसे उड़ती फिर मस्त गन करता है, वैसे नहीं। उसका जो है ना, जैसे पैर होता है ना, जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग देखे हैं कोई एगो आदमी कपड़ा पहनता है, पैरासूट टाइप कूद जाता है और ऐसे फैला लेता है तो कपड़ा टाइप निकल जाता है और फिर उड़ते हुए आता है, वैसे ही उड़ता है। नहीं उड़ने वाला जो गिलहरी होता है, वो गिलहरी चल जाएगा ऊंचाई पे, पेड़ पे चल जाएगा और उसको मन है कि भाई हमको इस पेड़ से इस पेड़ पे आना है। ये जंगल है, एक पेड़ यहाँ है और यहाँ है, मान लीजिए इसको यहाँ पे रहते थे, इसको मन किया कि हम उड़ के इस पेड़ पे जाएं, तो ये यहाँ से यहाँ छलांग लगा देगा। तो छलांग में ऐसे नहीं कि बंदर जैसा कूद जाएगा, कूदता नहीं है वो, वहाँ से क्या करेगा ना, कूदेगा और अपने शरीर के चारों पंजों को ऐसे फैलाता है, उसके बगल से स्किन निकलता है एकदम, इसके बगल में से जैसे इसको फैलाएगा ना तो इसके बगल में एक चमड़ा का लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से उसका हवा के साथ वो एक अच्छा बाउंडेशन बैठता है, वो उड़ते हुए आता है, लगे कि वो उड़ते हुए आ रहा है और मस्त वहाँ से एकदम यहाँ पे आके लैंड करेगा, ठीक है। तो ये उड़ने वाली गिलहरी, इसलिए इसको कहा गया है। पंख नहीं इसके पास, ऊपर जाके छलांग वैसा लगाता है और उस तरीके से एकदम मस्त एंजॉय करते हुए आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक सिल्वर फर्न नाम का एक पौधा पाया जाता है, जिस पे अगर आप टॉर्च जलाइएगा ना या रात का जब सन रोशनी पड़ेगा ना तो वो चमकता है, ठीक है। वो पूछ रहे थे कि वो क्यों चमकता है, उस पर क्या होता है ना, उस पर जो बाल होते हैं, जो उस पर कण होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है, हल्का सा शीशा का ये कांच टाइप या फिर मिरर के टाइप का होता है, ठीक है, जो उसको रिफ्लेक्ट करवाता है, ठीक है ना। उस पर लाइट पड़ता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करवाता है, तो उस पर बहुत से छोटे छोटे कण होते हैं, बाल भी होते हैं, कण भी होते हैं, तो वही कण उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करवाता है। जैसे जुगनू देखे ना छोटा छोटा, तो हज़ारों की संख्या में जुगनू को अगर हम एक ही लेयर में बैठा दे तो वो रिफ्लेक्शन टाइप दिखाई देगा वैसा ही, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि छोटे छोटे कांच जो मिरर होता है, आईने के 1000 टुकड़े, तो गाना है जी, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं साल उसको मान लीजिए पाउडर टाइप आईना बना करके और उसको एक ऐसे लगा दे तो इस पर प्रकाश पड़ेगा तो हल्का चमक नहीं दिखाई देगा, समथिंग वैसा ही इस पर नेचुरली रूप से पाउडर है, कुछ नेचुरल पाउडर इस पर पड़ता है जो इसको चमकने के लिए रिफ्लेक्ट करवाता है। आप लोग बथुआ का साग देखें हैं, बथुआ का साग पत्ता देखिएगा तो उस पर आपको कुछ कण दिखाई देंगे जो इसी टाइप का होता है, समथिंग वैसा ही समझिए, ठीक है। लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करवाता है, लेकिन होता वैसे ही है, वो इस चीज़ को करते हैं। तो वो सिल्वर फर्न, क्योंकि सिल्वर कलर का होता है इसलिए उसको सिल्वर फर्न कहते हैं, ठीक है, नाग टाइप का होता है। हाँ लगभग उसका वैसा ही पत्ता कैसे होता है, नाग टाइप नहीं होता, पत्ता वैसे नहीं होता, पत्ता को ऐसे कर सकता है ना, बस हाँ बस वैसे ही है, ठीक है। हाँ हो सकता है, देखियो अब देखिए एक शब्द है प्रजाति, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति और परितंत्र और रे डाटा पुस्तक। तो रे डाटा पुस्तक तो समझ ही गए होंगे, है ना, जो विलुप्त हो रहा है, जैसे कोई जीव अगर विलुप्त हो रहा है उनके कगार पे है तो उसको इस बुक में डाल दिया जाता है। अब ये वो इस बुक में डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कभी न्यूज़ सुनिएगा ना तो आपको बोलेगा कि आज गिलहरी को रे डाटा पुस्तक में डाल दिया गया, इंग्लिश में बोलेगा वो लोग, रेड डेटा बुक में डाल दिया गया है। तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि वो विलुप्त होने वाला जीव है ना, वो विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए उसको उसमें डाल दिया है। अब वो इसमें आ गया मतलब समझिए कि अब उस पर कानून भी होगा, अब उसको मारना अलाउड नहीं है क्योंकि वो विलुप्त हो रहा है, उसको आप कैसे मार सकते हैं, अब वो लीगल हो जाएगा, इलीगल हो गया। कोई जानवर अगर इसमें एंटर हो गया तो उसमें अगर आप उसको मार रहे हैं तो सरकारी रूप से आपको फसल, हाँ अगर उसका मान लीजिए वो अगर विलुप्त होने के कगार से बाहर आ गया तो उसको हटा भी दिया जाएगा। ये नहीं याद है हमको, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। कुछ है एक सवाल, हाँ बोलिए। सेमी वॉवेल होता है? हाँ होता है, एक्स और वाई। अब इस पर ढेर लंबा डिस्कशन अलग है, एक्स और वाई, मतलब ये वॉवेल की तरह भी बात काम करता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करता है। शुरू में आता है तो वॉवेल की तरह, लास्ट में आता है कॉन्सोनेंट की तरह। ये लंबा थोड़ा सा है, मतलब बता देंगे बाद में, अभी इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे, टाइम आप लोग का हो गया है, ठीक है ना। देखिए प्रजाति क्या होता है ना, सीधा सा वैसे जीव जो समझिए इसका ऐसे एक विशेष जीवों का जो एक समूह होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंसान है, हम इंसान हैं, इंसानों का बनावट एक जैसा है, हम लोग का रहन सहन खान पान एक जैसा है, तो हम इंसानों का प्रजाति हो गया। एक शेर है तो शेर कई सारे तरह का काम करता है तो एक शेर का प्रजाति हो गया। मतलब सेम तरह का एक जानवर, सेम ही तरह के गुण को रखने वाले जीव जो है वो एक प्रजाति कहलाता है। वैसे जानवरों का समूह जिसमें एक ही तरह का क्वालिटी पाया जाता हो, गुण पाया जाता है, वो क्या कहलाएगा, प्रजाति कहलाएगा, ठीक है। सेम प्रकार का उन लोग का रहन सहन, खाने पीने, जाने चलने, उठने बैठने सबका लगभग तरीका सेम होगा, रहन सहन बिल्कुल सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजाति कहते हैं। उसका एक और डेफिनेशन दिया जाता है कि अगर उसको अपने जैसे संतान उत्पन्न करना हो, प्रजनन करना हो, तो वो क्या करेगा, अपने ही प्रजाति के साथ कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए गिलहरी है और गिलहरी चाहे कि हम कुत्ता से शादी करें, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि कुत्ता का प्रजाति अलग है, गिलहरी का प्रजाति अलग है। एक हाथी चाहे कि हम शेरनी से शादी करें, संभव है, कर भी लेगा तो कुछ हो पाएगा, उन लोग से संतान पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों का बनावट ही अलग है, तो वो प्रजाति अलग है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेम टाइप के प्रजाति के साथ ही क्या हो सकता है, जन्म की क्रिया हो सकती है, तो वो प्रजाति क्या होता है। अब इसमें प्रजाति में कुछ शब्द जुड़ गया, विशेष क्षेत्रीय, यानी किसी वही सेम डेफिनेशन किसी खास क्षेत्र में पाया जाने वाला। जैसे कोई खास जानवर किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है,
ठीक है। जैसे उड़ने वाली गिलहरी का बात की है, ये मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहला गया, है ना। सफ़ेद हाथी का बात किए थे कि थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है, तो वो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो गया, वो कहीं और नहीं पाया जाता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। परितंत्र आप लोग कई बार सुने होंगे, इकोसिस्टम, हमारे आसपास में सूक्ष्म जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, पेड़ पौधे, फसल, कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी, जो भी है, उल्लू बाज, जितना भी है, सब का सब परितंत्र का हिस्सा है। सब एक दूसरे की सहायता करके जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े ना, फूड चेन का नाम सुने हैं ना, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, और खा करके अपना क्या करता है, अपना जीवन यापन करते रहता है, ठीक है। समझ गए ना। तो बैक्टीरिया, वायरस, सब का सब। जैसे मान लीजिए कि एक चूहा है, अगर एक चूहा का बात कीजिएगा, तो चूहा क्या करता है, हाँ, क्या करता है? चूहा क्या करता है, ऑफिस जाता है, नहीं देखे हैं? अच्छा छोड़िए चूहा पर, मान लीजिए चूहा मर गया, तो उसको खाने का, उसको साफ कौन करेगा, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म बहुत सारे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव उसको लगते हैं, उसको सड़ा करके उसको खत्म करके साफ वाफ कर देगा। कौची कर रहे हैं जी, प्यार व्यार क्या हो गया दोनों में, गजब बैठते हैं, पूरा एकदम राधा कृष्ण बने हुए हैं। सब ठीक ठाक है ना अंदर? लड़कियों लग उठेंगे। क्या बोल देते हैं हम भी। हे भगवान, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए मान लीजिए कुछ भी, कोई भी जीव है, घोड़ा, हाथी, कुछ भी है, वो सब कुछ ना कुछ करता है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा घास खाता है, और घास को घोड़ा खा जाता है। एक ही बात ये तो बोले, हाँ ठीक है। अब घोड़ा को भी कुछ ना कुछ काम होता है, हम लोग उसको दौड़ते उड़ते हैं, उसको रथ बना के ब्याह शादी में आजकल उसका इस्तेमाल करता है। ब्याह शादी अलग अलग होता है, ब्याह शादी अलग अलग होता है। वही तो मैं पूछ रहा हूं। अरे बुला जाता है, छोड़िए ना, समझिए आप लोग तो समझदार है। ये है मतलब कहने का मतलब बड़ा सा इतना सा है, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, या बीच वाला जीव हो, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे जीवन चल रहा है। आज हम लोग जिंदा है क्योंकि हमें भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने का काम भी कुछ कुछ जीव करते हैं। जैसे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या करते हैं, पौधों को सुरक्षित करते हैं। भंवरे हो गए, कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो जानते हैं, पढ़े हैं पिछले क्लास में 7 क्लास में, कि वो क्या करते हैं, पादपों में प्रजनन सुने हैं, वो पौधा के पादप में घूम घूम करके क्या करेगा, पराग कण को लेके जाता है, ठीक है। तो वो सहायता करता है, ठीक है। चूहा हुआ रहता है तो उसको उल्लू उल्लू खा करके उसको खत्म करता है। पौधा ऐसा चूहा हुआ क्या करता है कि पौधा को बर्बाद करता है, छोटे छोटे जीवों को खाता है, नष्ट कर देता है, तो उसको खा करके उल्लू उल्लू जो है उसको खा खत्म करता है। अच्छा भैया परितंत्र, अच्छा ठीक है, परितंत्र समझ गया ना, ये चारों से समझ में आ गया। अब उसी में से जो है ना एक बताया गया आपका, इसमें क्या बताया गया है, ये जो चीज जीव है ना, वो प्रवासी पक्षी कहलाता है। प्रवासी समझते हैं, प्रवास नहीं लिखे थे हम ना। प्रवास मतलब क्या होता है ना, अस्थायी रूप से एक जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक आकर के रहने लग गया और फिर वो वापस अपने स्थान पर लौट जाएगा, वो प्रवास कहलाता है। मतलब नहीं लौटा तो फिर वहाँ पे फिक्स हो गया, वो भी रहता है, लेकिन वो प्रवास ही किया, माइग्रेशन कहते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक स्थान पे है, अब उसको जीवन यापन करने में मुश्किल हो रहा है, तो वो वहाँ से निकल करके कहीं और चला जाएगा और फिर वहाँ पे कुछ समय के लिए रहेगा। फिर जैसे ही उसका नॉर्मल कंडीशन होगा, वहाँ वापस आ गया। जैसे मान लीजिए अभी कुर्थौल एरिया है, इसमें मान लीजिए बाढ़ आ गया, पूरा पानी ऊपर तक आ गया, या फिर सूखा पड़ गया, खाने नहीं मिल रहा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बस फॉर एग्जांपल के लिए खाना बना मिल ही नहीं रहता, आदमी जी ही नहीं पाएगा। तो कुछ समय के लिए कुर्थौल के सारे व्यक्ति अपना घर वर ताला वाला बंद करके कहीं और चले जाएंगे। फिर जैसे ही यहाँ का माहौल नॉर्मल हो जाएगा, वापस यहाँ पे लोग आके रहने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे अक्सर हुआ करता है। बाउंड्री जो इलाका होता है ना, जहाँ आर्मी का कैंप होता है, वहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कई बार आतंकी हमला होता है ना, तो पूरा गांव खाली करवा देगा कि जब तक यहाँ युद्ध चल रहा है, जब तक यहाँ सामान्य नॉर्मल नहीं होगा, तब तक आपको इस गांव में नहीं आना है, उसको खाली करवा दिया जाएगा। तो वो सब प्रवासी हैं, वहाँ से निकल करके कहीं और गया, वहाँ पर रहा, जैसे ही माहौल नॉर्मल हुआ वो वापस चला गया, तो वो प्रवासी हो गया। प्रवासी कहता है, प्रवास समझ गया ना। तो वैसे में प्रवासी में कुछ पक्षी हैं, कुछ जानवर जो प्रवासी होते हैं। तो ये 4 को हम एग्जाम्पल दिए हैं। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो जिसको राजहंस कहता है, ये बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग का एक पक्षी होता है ना, जो राजा का हंस कहा जाता है, इसको राजहंस इसका नाम है। हाँ, पूरा पिंक नहीं है, हल्का जैसे व्हाइट कलर का होगा, उस पर पिंक पिंक फसल लगा होता है, बड़ा सुंदर लगता है, फोटो देखिएगा मस्त लगेगा एकदम, ठीक है। हम इसको पालेंगे, लेकिन ये ठंड ठीक है। तो साइबेरियन क्रेन है, ये देखिए रूस के साइबेरिया से आता है। रूस जो देश है आपका ऊपर भारत के, वहाँ से आता है। ये जितना भी ना सब का सब भारत आता है, ठीक है। जब ठंडा का मौसम आता है तो अत्यधिक मतलब उन ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि -40 डिग्री पे तापमान पहुंच जाता है, उससे भी ज़्यादा। अब माइनस में जब तापमान पहुंचेगा तो उसके लिए खाना पीना निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी में बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगा, पौधों पे पेड़ पौधों पे पूरा का पूरा बर्फ़ जमा रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ, अपने जैसे संतानों को कैसे उत्पन्न करेगा। तो उन लोगों को रहने में सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाता है पक्षियों को। तो कुछ समय के लिए भारत में आ जाता है। भारत एक गर्म, हाँ स्वयं खुद आ जाता है,
उसको पता है, यही तो बहुत बड़ी बात है, उसको पता है कि हमको इस डायरेक्शन में उड़ना है तो हम भारत में पहुँचेंगे। उसको नहीं पता होगा कि उन्हें भारत है, उसको नाम से क्या मतलब है, लेकिन तो नाम तो हम लोग रखे हैं। तो वो क्या करता है ना, हर साल वो उड़ करके हमारे भारत देश में आता है, समुद्री किनारों वाले इलाके में। तो ये वाला क्षेत्र है ना, गुजरात, गोवा वगैरह जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों के जंगलों में आता है, रहता है। जब सामान्य नॉर्मल होता है फिर वापस चला जाता है। तो इसको कैसे मालूम चल जाता है कि अब नॉर्मल हो गया होगा, चल जाता है, यही तो बात है उसका। तो उन लोग का अपना सेंस है पक्षियों का। तो उसी में साइबेरियन क्रेन हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, बार हेडेड गूज हो गया, और आपका ब्राह्मणी डक हो गया। ये पूरा का पूरा जो पक्षी है ये सब अलग अलग जगहों से आता है ना। साइबेरियन क्रेन रूस के साइबेरिया से आता है। फ्लेमिंगो जो हो गया वो मध्य एशिया, मतलब एशिया के मध्य वाले इलाके से। अफ्रीका हो गया, ईरान से आता है। ठीक है, बार हेडेड गूज हो गया, मंगोलिया से, तिब्बत से आ जाता है। हालांकि तिब्बत गया देखिए तो चलेगा, बट चीन का ही लगभग हिस्सा हो जाता है। ब्राह्मणी डक होता है वो चीन और मध्य एशिया से आता है, आकर के भारत में आता है। हाँ रट बात है, ये सब का सब आता है और आ करके क्या करेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, अपना जीवन यापन करेगा, फिर वापस चल जाएगा। ठीक है, प्रवासी पक्षी कहलाता है। अब देखिए बचाने के लिए जो है ना, एक कागज़ का पुनः चक्रण का बात किया गया है। ठीक है, पुनः चक्रण मतलब क्या हुआ ना कि कागज़ लिए, कागज़ का इस्तेमाल किए, उसको वापस से किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो उसको वापस से पेपर बनाया जाता है। जैसे आपके पास जो ब्लैक कलर का पेपर आता है, हल्का ब्लू टाइप का, वो क्या रहता है, उसी पेपर को दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, पेपर बनाने का प्रक्रिया आप लोग को याद है, पता है ना। हम लोग क्या करते हैं, मुलायम पौधों को पकड़ते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में पहले ब्लॉक्स में काटता है, फिर उसको कूच करके उसको पानी में पहले भिगाया जाता है, पूरा एकदम भीग जाएगा, गल टाइप का जाएगा, फिर उसको चूर दिया जाएगा, छोटे टुकड़ों में चूर दिया जाएगा। चूरने के बाद फिर उसको और एकदम पतला किया जाएगा करके, मतलब सिंपल समझिए कि उसको एकदम जेली टाइप का बना दिया जाता है। फिर उसको मशीन के परत के बीच में गुजार करके एकदम पतला पतला बना दिया जाता है। मतलब जैसे सत्तू कैसे है, चना लीजिए, चने को चना का सत्तू बना दीजिए और सत्तू को बिछा दीजिए, बिछा के सुखा दीजिए, तब पूरा पाउडर जैसा बन जाएगा। तब पेपरवा वाला जो होता है वो आपस में चिपक जाता है, जब चिपक तो एक कागज़ की तरह बन जाता है। वो अब मशीन से होता है, मशीन में जो क्या करता है ना, बीच से ऐसे जैसे कैसे गन्ना का जूस निकलता है, वैसे ही पेपर वाप चिपकल निकलता है, एकदम मस्त टाइप का बड़ा सा, तो वैसे ही पेपर बनता है। तो जो आपका जो कॉपी खरीदता है वो वापस से सेम प्रोसेस के साथ उसी पेपर को मिक्स करके फिर से उसको जेली टाइप बनाएगा और बना करके वापस उसी को कागज़ बना देगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्योंकि उसमें इंक पहले से लगा हुआ, आप लिखे हुए हैं, तो इंक को तो नहीं हटा सकता, तो वो इंक का कलर उसमें रह जाता है, तो आपका पेज थोड़ा सा ब्लू कलर का या फिर ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। ठीक है, 2 या 3 बार उसको रिसाइकल किया जा सकता है, पुनः चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। पहले के टाइम में लोग पढ़ता था, पढ़ करके उसको रैप करने में काम करता था, आज भी लोग करते हैं। ठीक है, अब इसका क्यों बताया गया, कारण रीजन दिया गया कि 1 टन में जो है ना, 1 टन कागज़ बनाने में 17 पेड़ काटे जाते हैं। 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। 1000 किलो पेपर बनाने में 17 वृक्ष काटे जाते हैं। वृक्ष लिखे हैं, पेड़ नहीं। वृक्ष जो होता है वो बड़े स्तर का, विशाल स्तर का होता है। ठीक है, जो जिसको उगने में कम से कम 10 से 15 साल लगे हों, वैसे 17 वृक्ष को काटे जाते हैं, तब जाके 1 टन पेपर बनता है। ठीक है, तो अब आप इसको जो भी है, इसको हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। पुनर्वन रोपण मतलब क्या हुआ, वापस से वन को रोपिए। पुनर्वन रोपण मतलब वापस से वन को लगाइए। तो वन हमको लगाने की जरूरत नहीं है। वन जो पुनर्वन जो रोपण है वो 2 वजह से हो सकता है। एक स्वतः हो सकता है, जैसे आप पेड़ पौधा लगाने की कुछ करना है, आप इस पुरथौल को छोड़ के चल जाइए, 5 साल बाद वापस आइए, हर जगह आपको घास फूस बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई देगा। क्योंकि पेड़ पौधा वो खुद अपने आप को, प्रकृति नेचर अपने आप को खुद बना सकता है, हमें बस खाली छोड़ने का जरूरत है। नेचर कह रहा है कि भाई हमको कुछ मत करो, हमरा बस छोड़ दो, खाली हम अपने सब कुछ कर लेंगे। आदमी का जरूरत नहीं है नेचर को, हमें प्रकृति की ज़रूरत है। नेचर को इंसानों का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं अगर वन बनाना है, जंगल बनाना है, तो वहाँ पे इंसान ही बना सकता है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर छोड़ दें उस क्षेत्र को तो वहाँ पे अपने आप वन लग जाएगा। हाँ, वो थोड़ा सा होना चाहिए, इन्वायरमेंटल वहाँ सही होना चाहिए। अब अगर रेगिस्तान में कहीं नहीं बन गया, वहाँ तो कोई नहीं रहता है, तो रेगिस्तान का मामला अलग है ना, वहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, इन्वायरमेंट भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला था, समझ में आया? तो जल्दी से बताइए हमको, साइबेरियन क्रेन कहाँ से आता है? रूस के साइबेरिया, फ्लेमिंगो कहाँ से आता है? मध्य एशिया, मध्य एशिया से आता है। बार हेडेड गूज कहाँ से आता है? मंगोलिया, तिब्बत, ब्राह्मणी कहाँ से आता है? चीन, मध्य एशिया। मंगोलिया से कौन आता है? बार हेडेड, अफ्रीका से कौन आता है? मंगोलिया, साइबेरिया से कौन आता है? साइबेरियन क्रेन, इस मध्य एशिया से कौन कौन आता है? 2 गो, मध्य एशिया से 2 गो, ब्राह्मणी डक और फ्लेमिंगो, है ना। राजहंस कहाँ से आता है? राजहंस, मध्य एशिया। रूस से कौन आता है? रूस से साइबेरियन ट्रेन, रूस में साइबेरिया या साइबेरिया में रूस है? रूस में साइबेरिया, रूस में है साइबेरिया, है ना, रूस एक बड़ा सा देश है, उसमें एक शहर है साइबेरिया। ठीक है, तो साइबेरिया से कौन आता है? साइबेरियन ट्रेन, साइबेरियन क्रेन। बार हेडेड गूज कहाँ से आता है? मंगोलिया, मंगोलिया से आता है। ब्राह्मणी डक, चीन या मध्य एशिया। ठीक है, बाकी समझिएगा, समझ याद गए। तो सुनिए ना सबसे। हाँ चलिए बताइए, बहुत नोटंकी कर रहे थे। अब हम उनको धरवे करेंगे, जहाँ नाटक करते देखेंगे ना तो पकड़ा जाइएगा। आप बताइए, बार हेडेड गूज कहाँ से आता है? मंगोलिया से आता है। हाँ जी, सही बोले, हाँ, बता दिए भाई। बैठिए, आप बताइए जी, तोता कहाँ से आता है? तोता कहाँ से आता है? घर से आता है। क्या तोता को प्रवासी पक्षी कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते हैं? प्रवास करने के लिए क्या चाहिए? जलवायु का,
प्रवासी होने के लिए जलवायु में प्रॉब्लम होना चाहिए। भारत के जलवायु में प्रॉब्लम है ही नहीं तो काहे लिए प्रवासी बनेगा, भारत में रहता है। तो भारत का ठंड वैसा नहीं ना कि पूरा जमा देगा, एकदम माइनस में चल गया। उसका वही घर है ना सर। हाँ तो वहाँ कुछ तो ऐसा होता ही होगा, फिर उसके बाद चल जाता है वापस। यही रहता है। ठीक है बैठिए, हो गया। अब मिलिए, कल और क्या चाहिए, अब क्या ही करना है, क्लियर है ना मामला। तो कल आप लोग को क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। कौन है इधर, इधर कौन है इधर इसको दवाई देना पड़ेगा। कौन था अभी